नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं। सामान्य हिंदी में आज नए कवि को लेकर आज हम आए हैं त्रिलोचन शास्त्री, और इनकी कविता है वो बेहद ही आसान और अच्छी कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो इनकी कविता का अध्ययन करने से पहले हम त्रिलोचन शास्त्री के इनकी जो जीवन परिचय है उसको पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 और इनकी मृत्यु है 9 दिसंबर 2007 को, यानी कि पूरे 90 वर्ष इन्होंने जीवन जिया है। कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रय के 3 स्तंभों में से एक थे। इसी त्रय के अन्य 2 स्तंभ नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के कटघरा की रानी पट्टी में जगरदेव सिंह के घर 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री का जो मूल नाम है वो है वासुदेव सिंह। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में किया तथा लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छोटे से गांव में बनारस विश्वविद्यालय तक अपने सफर में उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया है। शास्त्री बाजारवाद के ध्रुवीय विरोधी थे, हालांकि उन्होंने हिंदी में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया है। उनका कहना था, भाषा में जितने प्रयोग होंगे वह उतनी ही समृद्ध होगी। शास्त्री ने हमेशा नवसृजन को बढ़ावा दिया है। वह नए लेखकों के लिए उत्प्रेरक थे। सागर के मुक्ति बोध सृजन पीठ पर वे कुछ साल रहे। उनकी कृतियां हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का मैं कवि हूँ आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी जो ये कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इस कविता का सार क्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने लोक अनुभव की मार्मिकता से अभिव्यक्त तो किया है, साथ ही ग्राम्य समाज का प्रवृत्ति का निरूपण किया है। साथ ही ग्राम्य समाज में साक्षरता के प्रति उदासीनता को भी उकेरा है। कवि ने अपनी इसमें पलायनवादी प्रवृत्ति का निरूपण किया है तो पूर्व प्रदेशों में एकाकीपन की पीड़ा झेल रही स्त्रियों की स्थिति को भी वर्णित किया है। यह कविता शिक्षा व्यवस्था की अंतर्विरोधों को भी सामने लाती है। कवि का कहना है कि चंपा समझ नहीं पाती कि काले काले अक्षरों में ये स्वर कैसे निकालते हैं। आखिर में चंपा अपने क्रोध को स्पष्ट करते हुए कहती है कि कलकत्ता पर वज्रपात हो जाए, न रहेगा कलकत्ता, न उसका पति वहां जाएगा। वह नहीं चाहती कि कोई भी घर टूटने की पीड़ा को झेले। कि चंपा है उसमें दिखाया गया है कि वो समझती नहीं है कि इनमें ध्वनियाँ कैसे आती हैं। जो लिखे जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, इनमें आप जैसे हम पढ़कर बोलते हैं वो कैसे, इनमें ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, ये कैसे समझ पाते हैं इस बात को। अच्छी कविता है इनकी, आप पढ़ना। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकला करते हैं। कि जब भी वो कवि कहते हैं कि जब भी मैं बैठता हूँ, चंपा बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं जानती उसकी पढ़ाई लिखाई क्या होता है। तो वो जब भी वो कवि कहता है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे पास आकर चुपचाप वो चंपा खड़ी हो जाती है, और उसको बेहद ही आश्चर्य होता कि जो लिखे हुए काले काले जो अक्षर हैं इनमें ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं, कि आप कैसे इनको देख देख कर बोल लेते हो। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाहा करने जाती है। चंपा कौन है? चंपा का परिचय बताया है कि एक गांव में सुंदर ग्वाला है और उस ग्वाले की लड़की है, और वो क्या करता है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, यानी कि चंपा उन गाय भैंसों को लेकर चराने जाती है और उनको वहां चराती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है।
चंपा क्या है, बहुत अच्छी लड़की है, बेहद ही चंचल है, बेहद ही नटखट है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम भी चुरा लेती है। बच्ची है वो, क्या करती है, कभी कभी वह बहुत ही शरारत करने लग जाती है, कभी कभी वो कलम भी छुपो लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ सब कागज गायब, फिर परेशान हो जाता हूँ। क्योंकि चंपा इनका अर्थ नहीं समझती कि पेन का क्या करते हैं, पेंसिल का, कलम का क्या करते हैं, इन कागजों के क्या मायने हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, थोड़ा सा भी इस बात को वो समझ नहीं पाती और इधर उधर करके उस कवि की वो कभी पेन को चुरा लेती, उसको ढूंढता, कभी वो छेड़ती है, चंचलता उसमें है, और वापस आता है तो कभी वो कागज गायब कर देती है, क्योंकि वो कागज के मायने नहीं समझ पाती। चंपा कहती है, तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा कहती है कि क्या काम करते हो, काम तो जो दुनिया करती है वो काम होता है, और तुम सारा दिन एक ही कागज पर लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, ये क्या कार्य है, क्या इससे कोई काम होता है? यानी कि जो काम तो सारी दुनिया करती है वो काम होता है, जो घर में हम जो काम करते हैं या कोई मजदूर वो करता है मशीनरी का, लेकिन इस कागज को पढ़ने का क्या काम हुआ, क्या करते हो, क्या इससे भी कुछ होता है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। हमें भी, हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, जब हंसी आती है कि वो कवि कहता कि जब मुझे हंसी आ जाती कि कागज को गोदने से, यानी कि कागज को कुदेरने से क्या होता है, तो फिर हंसता थोड़ी। चंपा है वो नीरस होकर चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, बात कहते हैं कवि कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। चंपा उस दिन खड़ी थी, जैसे रोजाना की तरह आती है, जैसे रोज आती है वैसे उस दिन भी आई। फिर एक दिन कवि कहता है कि मैंने उसे समझाना चाहा कि चंपा जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे तुम भी पढ़ लो, तुम्हें भी सिखा दूँ कि कैसे पढ़ते हैं। लेकिन हारे गाड़े का काम करेगा गांधी बाबा की इच्छा है। कवि कहता है कि तुम भी पढ़ लो कि गांधी हारे गाड़े का काम करेगा, लेकिन कोई भी काम नहीं दिखेगा, तब भी कभी न कभी आपको ये पढ़ाई काम दे जाएगी। गांधी बाबा की इच्छा है, क्योंकि उस समय गांधी जी की खूब ऐसे होती थी, तो कहते हैं कि ये महात्मा गांधी की इच्छा थी कि प्रत्येक जन में शिक्षा का विकास हो, तो तुम भी पढ़ लो, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। गांधी की इच्छा क्या है कि प्रत्येक जन, प्रत्येक निवासी है भारत का, वो पढ़ा लिखा हो, हर किसी को पढ़ना आना चाहिए। हारे गाड़ी की कभी न कभी आपको ये जरूरत पड़ जाती है इसकी। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा क्या कहती है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ना सीख सकती, क्योंकि तुम जो काम करते हो वो मुझे काम नहीं सीखना है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते हो गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बातें कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती है कि तुम तो बताते हो कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, महात्मा गांधी की बातें बताता है कि किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन लड़ा था, किस प्रकार से हमारे देश में सहयोग किया था, तो फिर गांधी बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया कि पढ़ लो, क्योंकि तुम तो अच्छा कोई काम नहीं करते कि सारा दिन कागज को ही गोदते रहते हो, और फिर ऐसे कैसे कह दिया, इतने अच्छे थे तो उन्होंने पढ़ने का कैसे कह दिया, तो मैं तो पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर कवि कहता है कि मैंने उस चंपा को समझाया कि पढ़ना अच्छा काम होता है, ब्याह तुम्हारे होगा, तुम गोने जाओगी, कि तुम अच्छी तरह पढ़ लोगी तो तुम्हारा अच्छे से ब्याह होगा, किसी अच्छे से पढ़े लिखे इंसान से तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा गोना भी कर देंगे। कुछ दिन बालम संग साथ रह कर चला जाएगा, जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। जब चंपा कहती है कि नहीं, कि मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ना अच्छा काम नहीं होता, तो कभी इसको एक बच्ची है उसको समझाते हैं कि पढ़ना बुरा काम नहीं है, गांधी बाबा ने कहा है पढ़ने का, तो पढ़ना बहुत ही अच्छा काम है। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारा गोना भी कर देंगे, तो तुम्हारा जो पति होगा तो कई दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, फिर पढ़ा लिखा जो पति होगा वो कलकत्ता चला जाएगा नौकरी के लिए। जब यहाँ तुम अकेली रह जाओगी तो कैसे उसको अपने
संदेशे कैसे लिखकर भेजोगी? जो वो संदेशे भेजेगा तुम उन संदेशों को कैसे पढ़ोगी? अपने संदेशों का माध्यम किसे बनाओगी जब तक तुम्हें पढ़ना नहीं आता? और कैसे वो पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है, इसलिए तुम भी पढ़ लेना। चंपा बोली कितने झूठे हो। चंपा क्या कहती है कि कितने झूठ बोल रहे हो, देखो हाय राम तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो। चंपा कहती है, बड़े आश्चर्य से कहती है कि तुम कितने झूठ बोल रहे हो, कितने झूठे हो। हाय राम तुमने इतना सारा दिन पढ़ते लिखते रहते हो फिर भी तुम इतना झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। चंपा क्या कहती है कि मैं तो कभी ब्याह करूंगी ही नहीं, और कहीं जो ब्याह हो गया लेकिन फिर भी अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं अपने बालम को संग साथ ही रखूंगी, और अगर मेरी किसी ऐसे शादी हो गई जो कलकत्ता जा रहा है तो मैं उसके साथ ही रहूंगी। पहली बात मैं शादी करूंगी नहीं, करूंगी तो उसके साथ ही चली जाऊंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। क्या कहती है कि मैं उसको फिर जाऊंगी तो उसके साथ ही जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रही और बालम मेरा कलकत्ते में रहेगा तो कलकत्ते की जो वो यहाँ भेजेगा पत्र भेजने का या मैं उसके पढ़ने का पत्र को, तो ऐसी बात नहीं कि भगवान करे उस कलकत्ते पर वज्र गिर जाए, यानी कि वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, सारा कलकत्ता जलकर राख हो जाए, और ना वो कलकत्ता रहेगा और ना ही जो मेरे पति हैं वहाँ कलकत्ते जाएंगे। तो मैं पढ़ना लिखना नहीं सीखूंगी। मुझे अगर शादी हुई तो गई तो अपने पति के साथ रहूंगी, अगर वो कलकत्ता गए तो इससे पहले अच्छी बात है कि वो कलकत्ता ही सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाए, कि मुझे उनके साथ ही रहना है। तो ये कविता थी आपकी त्रिलोचन शास्त्री की छोटी सी कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो इसमें दिखाया क्या गया है कि जो पूर्वी ग्राम्य समाज में जो साक्षरता के प्रति उदासीनता है कि बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आती, बड़ी बच्चियां हो जाती हैं, ये बात है आज़ादी से पहले की जो कविता लिखी हुई है कि उसमें निरक्षरता को दिखाया गया है कि किस प्रकार से साक्षरता का कोई महत्व नहीं था उस समय में इस बात को। और साथ ही कवि ने इसमें पलायनवादी प्रवृत्ति का निरूपण किया है। पूर्व के प्रदेशों में एकांकीपन की पीड़ा झेल रही स्त्रियों की स्थिति का वर्णन भी इसमें कवि ने किया है। तो पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र है इनका पूर्वी तरफ में, तो वहाँ स्त्रियां हैं जो उनके पति हैं वो कमाने के लिए चल जाते हैं। तो इसी कविता के माध्यम से कवि ने ये समझाया है कि एकांकीपन यानी कि वहाँ की स्त्रियां लगभग अकेली ही रहती हैं, उनके पति हैं जो वो किसी नौकरी के लिए चल जाते हैं, यानी कि कलकत्ता जाएगा तो अकेली रहेगी, कैसे उसको संदेश भेजेगी। तो यही कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।